नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम सब सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 46 प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सकेगी। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो यह है अगस्त्य। अगर आप सभी भी आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अगस्त्य मुनि को दक्षिण भारत का आर्यकरण और उन्हें आर्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। देखिए, जिस समय उत्तर भारत में आर्य लोग निवास कर रहे थे उस समय दक्षिण जो था वो द्रविड़ संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र बना हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति जो है अगस्त्य ऋषि द्वारा लाई गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो आप सबको पता है 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। लेकिन इसमें मथुरा जो थी वो किसकी राजधानी थी? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूरसेन। देखिए, वज्जी संघ की जो राजधानी थी कहाँ थी? विदेह थी। कहाँ पे? विदेह, ठीक है, विदेह थी। और वत्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी, है ना। और काशी की जो थी वो कहाँ पे थी? ये थी वाराणसी, जो कि अभी हम वाराणसी के तौर पे जानते हैं ना। वाराणसी जो थी इसकी कैपिटल थी। और वहीं सूरसेन की मथुरा, अभी हम लोगों ने देखा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बहुत आसान प्रश्न है। तो कहाँ पे दिया था? सारनाथ। कितने? 5 भिक्षुओं को दिया था इन्होंने, ठीक है। और इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक है। कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की जब्ती, कारावास, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्या था इसका सही आंसर? होगा मृत्युदंड, ठीक है। देखिए, मौर्य काल में राज्य की जो प्रमुख आय का सोर्स था वो क्या था? कर था, यानी टैक्स था। और इसको विभिन्न रूप में लिया जाता था, और इसको छुपाने वाले जो होते थे उनको मृत्युदंड दिया जाता था, और इसको छुपाना जो है राजद्रोह भी माना जाता था। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, ये जो देखिए आप सारनाथ देख रहे हैं, इसको पहले ऋषि पत्तनम के तौर पर भी जाना जाता था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जो इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था कुशीनगर में, इसको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा बिहार, ठीक है। मौर्य काल के बाद हम लोग आए हैं विक्रमशिला पे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है किसने किया था? पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा किया गया था। कब? 775 से 800 ईस्वी के दौरान इसका स्थापना करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं विक्रमशिला के बाद अजंता के बारे में। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय यानी कि सहायता दिया? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक और गंग? तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में करते चलिए साथ साथ, ठीक है। वाकाटक इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, अजंता की कला को वाकाटक ने प्रथम बार प्रश्रय दिया था, और अजंता की गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता में निर्मित जो 29 गुफाएं हैं उनमें से वर्तमान में केवल कितने बचे हैं? 6 बचे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 करिए। देखिए, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? वह कौन सा सुल्तान था, या कौन से सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने क्या किया कि जो लैंड टैक्स था, जो भूमि कर था, उसको उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, बी, ठीक है। अलाउद्दीन ने क्या किया? लगान, जिसको कि क्या कहा जाता था उसके ज़माने में? खराज, ठीक है। पैदावार का आधा यानी कि 50% हो गया, 1/2 भाग कर दिया था। और इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश, यानी कि पैमाइश का मतलब क्या है? नाप कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। आपकी कितनी भूमि है उसकी पहले पैमाइश होगी, नाप
पी होगी, उसके बाद आपको टैक्स लगेगा। ये जो है सबसे पहले किसने लागू किया था? अलाउद्दीन। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? चलिए बताइए, अगर आप जानते हैं तो आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? थेरवाद, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सुल्तानी युग में बौद्धों की जो थेरवाद शाखा थी वह सबसे प्रभावशाली थी। चलिए प्रश्न संख्या 9 करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज। चलिए देखिए, क्या आप जानते हैं इसका आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। और विजयनगर का संस्थापक किसे माना जाता है? हरिहर और बुक्का, दो भाइयों को। और अगर हम देखें यहाँ पे कृष्णदेव राय का शासनकाल तो कब से कब तक रहा था? 1509 से लेकर 1529 तक रहा था। ठीक है। और इसने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है, आंध्र भोज भी की थी, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, ये सभी उपाधियां इन्होंने धारण किया था। और इसका शासनकाल जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके शासक को, किसके शासन को, ठीक है, शासक नहीं, या किस शासक के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है, तो वह कृष्णदेव राय। चलिए प्रश्न संख्या 10 करते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? चलिए बताइए। हमने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी, हेमू। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू के नाम से जाना जाता है। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 1556 में। ठीक है, कब हुई थी? 1556 में। किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। और 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। याद रखिए, राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 11 करते हैं। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सा टैक्स व्यवस्था है जिसको कि बंदोबस्त व्यवस्था के तौर पे भी जाना जाता है? कौन सी है? जब्ती। ठीक है, कृषि भूमि की माप के आधार पर लगान का निर्धारण करने की जो व्यवस्था है, इसको जब्ती प्रणाली कहा जाता है। और इसकी शुरुआत शेर शाह के दीवान मुर्शीद कुली खां ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, किसने किया था? मुर्शीद कुली खां, शेर शाह का दीवान था। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? अबुल फजल की जो मृत्यु हुई वह किसके कारण हुई? तो ये हुआ था किसके कारण भाई? शहजादा सलीम। देखिए, अबुल फजल की मृत्यु जो है वह शहजादा सलीम के कारण हुआ था। अबुल फजल का बड़ा भाई जो था फैजी, वो अकबर के दरबार में क्या था? राजकवि के पद पर आसीन था। और 1603 में, कब? 1603 में दक्षिण से आगरा जाते समय वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने सलीम यानी कि जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसी के कहने पे क्या किया था? वीर सिंह बुंदेला ने हत्या किया था। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आता है, नसक। नसक क्या है? देखिए नसक जो है ऐसी प्रथा थी जिसमें लगान वसूली के लिए भूमि की माप को आधार नहीं बनाया जाता था। लेकिन एक यहाँ पे आप देख रहे हैं दहसाला पद्धति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। इस व्यवस्था को निर्मित करने का जो श्रेय है टोडरमल और ख्वाबा शाह मंसूर को जाता है। और ये जो लगान निर्धारण की औसत पद्धति थी, ठीक है, दहसाला क्या थी? लगान निर्धारण की औसत पद्धति थी, और इसको निर्मित करने का श्रेय जो है टोडरमल को जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? तंबाकू को क्या किया? निषेध किया। कौन किया था? वह कौन सा मुगल बादशाह था? जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने क्या किया था? तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? बंगाल से क्या हुआ था? दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। तो ये कब हुआ था भाई? तो ये कार्नवालिस समय में हुआ था 1789 में, 1789 में। ठीक है, 1789 में कार्नवालिस के समय में बंगाल से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 1764 जो आप देख रहे हैं क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1858 जो देख रहे हैं क्या हुआ था? ब्रिटिश सामग्री की उद्घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 कीजिए। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? किससे है भाई? तो यह है वारेन हेस्टिंग्स से, है ना।
जहाँ पे डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, रिंग फेंस की जो नीति है इसका संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग से है। और लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में क्या हुआ था? पहली रेलगाड़ी चली थी। तो आप कमेंट करके बताइएगा पहली रेलगाड़ी जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 16 देखिए, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो है ये कौन से वर्ष पारित हुआ था? कब पारित हुआ था भाई? 1891 में, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए, 1891 में द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास हुआ था। और 1856 में क्या हुआ था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था। 1881 की बात करें तो इस वक्त पहली बार कारखाना अधिनियम बना। और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 कीजिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? डलहौजी, कॉर्नवालिस, ऑकलैंड या हेस्टिंग्स? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? डलहौजी, है ना। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बना था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में क्या कहा जाता है? सिविल संस्थाओं का निर्माता कहा जाता है। किसे? कॉर्नवालिस को, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 18 करते हैं। प्रश्न संख्या 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत आसान है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत दफा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 1906 में जो कोलकाता में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार किस चीज़ की मांग की थी? स्वराज की मांग की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया था? तो कोलकाता के अधिवेशन में। और कब किया था? 1906 में, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 19 देखिए, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो कौन थे? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोड़ानांग, ठीक है। जोड़ानांग नामक आदिवासी जो थे वो महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए थे और प्रथम आदिवासी नेता थे। प्रश्न संख्या 20 करते हैं, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को, ठीक है। खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 देखिए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? बिल्कुल आसान है, लाहौर, ठीक है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? लाहौर में की थी। और कब किया था? 1929 में, ठीक है, जो अधिवेशन हुआ था उसमें। और इसकी अगर अध्यक्षता पूछे जाए, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 22 कीजिए, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, यानी क्या उद्देश्य था? तो अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शंस को, तो भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, या द्वितीय विश्व युद्ध में जो बंदी हुए थे उन पर मुकदमा चलाना। क्या प्रयोजन था इसका? तो इसका प्रयोजन देखें तो था ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ठीक है। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था क्या? राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। देखिए, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 23 करते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड जो कब हुआ था? 1908 में। इसका संबंध किसके साथ है? मुजफ्फरपुर बिहार में है ना, और यहाँ पे बम कांड जो हुआ था 1908 में, इसका संबंध किससे है? तो है प्रफुल्ल चाकी से। देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का प्रफुल्ल
चाकी के साथ संबंध है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस होता तो वो भी हो जाते। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 कीजिए। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? किसका है भाई? तो थेबल ओरांव का। प्रश्न संख्या 25 देखिए। इनमें से कौन 1930 ईस्वी के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? कौन थे भाई? वो कौन थे? स्वामी सहजानंद। ठीक है, 1930 के दशक में किसान सभा के आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे और ये अखिल भारतीय किसान सभा के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। ठीक है, कौन? स्वामी सहजानंद। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 26 करते हैं हम सब। ठीक है, चलिए मौसम बदलने का क्या कारण है? हम सब देखते हैं मौसम बदलता है तो इसके पीछे क्या कारण है? ऑप्शन अगर देखेंगे तो शायद आप समझ सकते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी चक्कर लगाना, एवं सूर्य के चारों ओर घूमना चक्कर लगाना, या फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, या फिर पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। मौसम बदलने का क्या कारण है? देखिए सीधा सा है कि पृथ्वी पर अगर मौसम बदलता है तो उसके पीछे रीजन जो है वो क्या है? पृथ्वी का सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। ठीक है, मौसम बदलने का कारण क्या है? यही है ना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 कहता है कि अधोलिखित यानी नीचे लिखी गई जो है उनमें से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? यानी कि इन चारों ऑप्शन में जो यहाँ पे चट्टान दिए गए हैं उनमें से किस में जीवाश्म नहीं पाए जाते? देखिए सही आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्रेफाइट नहीं गिरनाइट, ग्रेफाइट नहीं ये चट्टान गिरनाइट। ठीक है, गिरनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आगिन्य चट्टान का एक रूप है। देखिए प्रश्न संख्या 28 देखिए। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण और कृषि। तो इसमें कोई कहने वाली तो बात है ही नहीं, कृषि। ठीक है, जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होता है वो कृषि होता है। निर्माण, खनन और मत्स्य उद्योग जलवायु से बहुत कम प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित जो होता है वो कृषि होता है। प्रश्न संख्या 29 है। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खानाबदोश का मतलब है आज यहाँ है कल वहाँ है, जहाँ इनका कोई तौर ठिकाना नहीं होता, जहाँ इनकी जगह मिल गई, जहाँ भोजन की तलाश में निकल जाते हैं और जहाँ इनको मिल जाता है वहाँ रुक जाते हैं। तो ये खानाबदोश जनजाति के लोग जो हैं यह अक्सर आपको जो देखने को मिलेंगे वह मिलेंगे शुष्क क्षेत्र में। ठीक है, शुष्क क्षेत्र में लोग ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 30 कीजिए। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? चलिए बताइए, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो कौन सा होगा भाई? प्राच्य खेती। ठीक है, प्राच्य खेती में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 31 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर भी है जो भारत ने खरीदा है, आप सब जानते हैं। लेकिन वहाँ पर जो हवाओं का जो प्रभाव पड़ता है खासकर अमेरिका के मध्य मैदानों पर, उससे क्या होता है? तो उससे ये होता है कि जाड़े का तापमान जो है यानी कि ठंड के जो तापमान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 देखिए। नीचे लिखे जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? यानी कि कौन सा पेयर जो है वो सही नहीं है? फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंटू सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका और नुबा सूडान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो रहेगा बंटू सहारा। देखिए बंटू क्या है? जनजाति सहारा में नहीं बल्कि उप सहारा में पाई जाती है, तो यहाँ इसलिए यही गलत है। तो ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 33 करते हैं। देखिए वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? जैसे कि हम सब जो टेलीफोन इंटरनेट जो यूज करते हैं, तो इसके लिए जो वायुमंडल की कौन सी परत है
जो कि प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है आयन मंडल। ठीक है, ऑप्शन डी। आयन मंडल जो है दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत आवेशित कण की अधिकता होती है और इसकी ऊंचाई जो होती है वो कितना होता है, 80 से 640 किलोमीटर। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 34 करते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखिए, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? कहाँ पे हुई? कलकत्ता में हुई ना, वेस्ट बंगाल में। पहली सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना हुई 1818 ईस्वी में हुई थी, कलकत्ता के समीप। कहाँ पे? फोर्ट ग्लॉस्टर में। कहाँ पे? फोर्ट ग्लॉस्टर में। कब हुआ था? 1818 में। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये पूर्वी भाग में। कहाँ पे है? पूर्वी भाग में। अब देखिए, ऊंचा वक्ष दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? ऊंचा वक्ष दिखाने का सबसे सही तरीका, इसको दिखाने का सबसे सही तरीका जो है वो समोच्च रेखा है। कौन सी है? समोच्च रेखा। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम सब। प्रश्न संख्या 37। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी है ना, सुनामी की जो उत्पत्ति है वह किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाली भूकंप से, यही से होता है ना सुनामी। चलिए प्रश्न संख्या 38 करते हैं। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? जानवर का झुंड में हस्तांतरित होना, मनुष्य का नौकरी की तलाश में हस्तांतरित होना, मानव व उनके पशुओं का मौसमी हस्तांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर, या खाना बदोशों का हस्तांतरण, किसके लिए प्रयोग होता है ऋतु प्रवास? तो ये किसके लिए होता है? ये होता है मानव व उनके पशुओं का मौसमी हस्तांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर, इसे हम कहते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है सूची 1, सूची 2, इसको सम्मिलित करना। एक तरफ आपको नदी दिया गया है, दूसरी तरफ सहायक नदी दिया गया। तो अगर आप देखेंगे कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा की सहायक नदी जो है भीमा है ना। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। और यमुना की सहायक नदी चंबल। तो ये सही क्रम है। ठीक है, यानी कि ए का 4, तो ए का 4 देख लीजिए यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? 2 में। ठीक है, ए का 4 2 में, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का जो है कौन सा है? तीस्ता है। तो यहाँ पे बी का 3, तो बी का 3 दोनों में है, यानी कि एक स्टेप और हमें आगे जाना पड़ेगा। गोदावरी, गोदावरी का इंद्रावती है। ठीक है, गोदावरी का इंद्रावती है। तो यहाँ पे देखिए सी का 2, सी का 2 किस में है भाई? तो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 40 देखिए। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो मानीकरण बिजली संयंत्र है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। और देखिए क्या है? यूटी है। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश ना कि राज्य। प्रश्न संख्या 41 करते हैं हम सब, 41। प्रश्न संख्या 41 ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? बताइए, जानते हैं इसका आंसर? तो कमेंट कीजिए। उसी समय, स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा उसी समय कुछ दिनों बाद उपलब्ध होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न संख्या 42 देखिए, क्या कह रहा है कि अधोलिखित
ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अब क्या कह रहा है कि उपरोक्त ऊंचावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। बहुत आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, ऊंचावच के आधार पर अगर देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, धौलाधर, जो कि यहाँ पर इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद आएगा जास्कर। तो जास्कर अगर आप देखेंगे तो 1 में है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से हम देखें तो हमें आसानी से आंसर मिल जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा धौलाधर, जास्कर, उसके बाद लद्दाख पर्वत और उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, चलिए 43 देखिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। बहुत आसान है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। कौन सी निकलती है, जलवाष्प निकलता है ना, वाटर वेपर। ज्वालामुखी में सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है और उसके बाद अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सभी निकलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर जो दिए गए हैं जनजाति और मूल राज्य, उनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है, बताइए। देखिए ऐसे देखेंगे तो थारू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, उत्तराखंड में। ठीक है, भूटिया कहाँ पे पाई जाती है, सिक्किम में, जो कि यहाँ पे नहीं है। मुंडा कहाँ पाई जाती है, झारखंड में, जो कि अर्जुन मुंडा आप सब जान रहे हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो सही होगा आंसर, ठीक है, वो क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ए जो है क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन सा जोड़ा सही है, ए जोड़ा सही है, बाकी सभी गलत है। तो इस वजह से आपका आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताना है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम देखें तो ऑन्टेरियो सबसे पहले आएगा, यानी कि यहाँ पर ऑन्टेरियो। उसके बाद आएगा आपका ह्यूरोन, इरी, ह्यूरोन। ठीक है, उसके बाद मिशिगन और सुपीरियर। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। प्रश्न संख्या 46 करते हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है, बताइए। तो ये चलती है हैलिफैक्स और वैंकूवर के बीच। ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मार्ग जो है कनाडा के पूर्व में स्थित हैलिफैक्स नगर को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है। और अगर इसका निर्माण की हम बात करते हैं तो 1866 में इसका निर्माण किया गया था। तो इस तरह से अति महत्वपूर्ण 46 प्रश्न यहाँ पे कम्प्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आया था चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप मिस कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।